Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSci Institute of Information Technology, and today's is lecture number 30th regarding the course Principle of Inventory and Material Management, LSM 736. हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को, व्हाट इट इज, हाउ इट इज वर्क्स, व्हाट इज क्वालिटी, क्वालिटी किस बेसिस की जाती है। फिर हमने देखा था अपर बाउंड्स क्या होते हैं, लोअर बाउंड्स क्या होते हैं, और उनको हमने वन बाय वन हर बाउंड को देखते जा रहे थे कि इन बाउंड्स को हमने कैसे और किन बेसिस पे ट्रीट करते जाना है। दैट मींस द ट्रीटमेंट ऑफ दैट बाउंसेस। ठीक है, तो अब उसके बाद हमने देखा था कि उसमें शिफ्ट कैसे आ रहे थे। तो देख रहे थे कि बेल शेप्ड अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो अपने बाउंड से किस तरह आउट जा रही है, किस तरह इन आ रही है। फार्मूले देखे थे कुछ, हमने 6 सिग्मा और 3 सिग्मा के अंदर डिफरेंसेस देखे थे कि व्हाट इज 6 सिग्मा एंड व्हाट इज 3 सिग्मा। ईच एंड एवरीथिंग वुड बी सीन ओवर हेयर। तो उसमें हम लोगों ने एक एक चीज देखी थी, हमने आइडेंटिफाई करते गए थे क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व है और कैसे इसमें से इन्वॉल्व आ रहेंगी। उसके बाद हमने फर्दर देखा था कि हमारे पास फॉर्मुलाइजेशन, यानी हम लोग किस तरह वेरिएशंस निकाल सकते हैं, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट क्या होती है, और इनमें से हर चीज को हम आइडेंटिफाई करते जा रहे थे कैसे और किन बेसिस पे ये आइडेंटिफाई हो रहा है। So that we have already done with it and now we are continuing further, क्योंकि उस वक्त कंप्लीट नहीं हुआ था हमारे पास टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अभी कंप्लीट होने में बाकी था, तो आज हम उसके अंदर थोड़ी सी और चीजें देखेंगे, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। अगेन बुक्स में हर लेक्चर में बताता हूं तो इसमें भी बताऊंगा। इंट्रोडक्शन टू मटेरियल मैनेजमेंट 6th एडिशन बाय टोनी आर्नल्ड, इसको फॉलो कर रहे हैं। देन इसके साथ अटैच कर रहे हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय शेयर्स को करें फॉलो। ऑपरेशंस मैनेजमेंट 11th एडिशन बाय जे हेजियर, ये भी हम फॉलो कर रहे हैं। यानी ये तीनों के तीनों चीजें हमने इसमें साथ एडजस्ट करें। लेकिन योर मेन टेक्स्ट बुक इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू मटेरियल मैनेजमेंट बाय टोनी आर्नल्ड 6th एडिशन। टोनी आर्नल्ड की बात हो रही है एंड 6th एडिशन इज देयर। सो वी आर गोइंग टू सी कि इसमें हम लोगों ने कैसे चीजों को मैनेज करना है और किन बेसिस पे मैनेज करके आगे लेकर जाना है। तो दैट इज लेक्चर नंबर 30th, दैट इज ऑन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और उन्हें हमने कैसे देखना है। तो स्टार्टिंग विद द ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें हैं। ऑब्जेक्टिव्स की जब बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है हमारे पास वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स, ये हम लोगों ने सबसे पहले इसमें डिस्कस करना है कि वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स में क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं। फिर हमने देखना है कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स के अंदर कंट्रोल चार्ट्स क्या होते हैं और वो वेरिएबल के कंट्रोल चार्ट्स किन को कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, किन बेसिस पे कहा जाता है, कि कंट्रोल चार्ट्स हम कौन हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं। पैरामीटर्स, व्हाट इज मेंट बाय पैरामीटर्स। इन केस ऑफ स्टैटिस्टिकल टर्म्स हम लोग कहेंगे व्हाट इज मेंट बाय पैरामीटर्स। हमने वो देखना है कि पैरामीटर्स इसमें क्या होते हैं और किस तरह से वो वर्क कर रहे होते हैं। तो दैट मींस वी आर गोइंग टू सी कि हम लोगों के पास पैरामीटर्स कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, कंट्रोल चार्ट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स उसमें कैसे वर्क कर रहे होते हैं। दैट वी आर गोइंग टू सी कि कंट्रोल चार्ट्स को हमने कैसे और किन बेसिस पे वर्कआउट करके आगे लेकर चलना है। दैट हाउ वी आर गोइंग टू सी देम। नेक्स्ट थिंग इज द टॉलरेंस। क्या चीज आ गई हमारे पास, टॉलरेंस। जब हम टॉलरेंसेस की बात करते हैं तो हमने अगली चीज देखनी कि टॉलरेंसेस किस लेवल की, मींस हाउ मच वेरिएशंस आर बीइंग मेंटेन्ड, या किस तरह पता लगेगा कि कितनी वेरिएशंस आप बर्दाश्त कर सकते हैं या जितनी वेरिएशंस आर एक्सेप्टेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट मींस अंडर द शेडो ऑफ क्वालिटी, कि जो शेडो ऑफ क्वालिटी के अंदर रहे। अंडरस्टैंडिंग कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, कि हम साथ साथ क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, की जो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट आ रही हो। फिर आगे हम देखेंगे डेमिंग के 14 पॉइंट्स डेमिंग के क्या कहे थे, किस तरह कहे थे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या चीज है, किस तरह से हमने मेजर करनी है TQM के भाई टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक्चुअली एवोल्यूशंस कब हुआ, कैसे हुआ, कहां से स्टार्ट हुई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि उसके पीछे बेसिक रीजन क्या है और कैसे वो वर्क करती है। 7 क्वालिटी टूल्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 7 क्वालिटी टूल्स कौन बेसिकली जो मेजर कर रहे होते हैं आपकी क्वालिटी को, वो कौन कौन से हो सकते हैं, क्या क्या बेसिस उनके पीछे। देन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसे हम कहते हैं मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट रिलेट्स टू द क्वालिटी मैनेजमेंट, कि मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी क्या चीज है और उसको हमने कैसे, कब और कहां मेजर करना है। प्रोडक्ट फेलियर रेट्स कैसे निकलते हैं, उसके पीछे फार्मूला है, कौन कौन से फार्मूला एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह से वो फार्मूला एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, हमने वो भी आइडेंटिफाई करना है कि उसमें फेलियर रेट्स में क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। देन उसके बाद देखेंगे प्रोवाइडिंग रिडंडेंसी। व्हाट इज मेंट बाय रिडंडेंसी, कि कौन सी चीज हमारे रिडंडेंट या ओमिशन के काबिल है, मींस हाउ वी आर इंप्रूविंग क्वालिटी बाय समथिंग डाइवर्सिटीज,
कैपेसिटर्स के थ्रू हम लोग कैसे अपने पास रिडंडेंसी को ला सकते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द रिडंडेंसी, कि रिडंडेंसी किस बेसिस पे आ सकती है, किन बेसिस पे नहीं आ सकती, दैट वी आर गोइंग टू सी। फिर नेक्स्ट चीज जो आ रही है हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट, क्या चीज आ रही है हमारे पास, मेंटेनेंस कॉस्ट, के मेंटेनेंस कॉस्ट हमारे पास क्या होती है, उनमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, हाउ वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट द मेंटेनेंस कॉस्ट, और मेंटेनेंस कॉस्ट के क्या क्या बेसिक पर्पसेस होते हैं जिसको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। और नीचे आता है जी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, क्या चीज आती है हमारे पास, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, की टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस हमारे पास क्या है और हमने उसको किस तरह से मेंटेन करना है, हाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन इट, हाउ वी आर गोइंग टू सी दैट। तो प्रोडक्टिव मेंटेनेंस को हमने लाजमी देखते जाना है, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या है और किस तरह से उन्होंने मेजर करना है, दैट वी आर गोइंग टू सी। तो फर्स्ट थिंग क्या है, वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, फिर हमारे पास कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स आ रहे हैं, कंट्रोल चार्ट्स बनाने पैरामीटर्स क्या होते हैं, क्या चीज होते हैं, दैट याद रखिएगा, पैरामीटर्स आर ऑलवेज ऑफ द पॉपुलेशन, किसके होते हैं, वो पॉपुलेशन के होते हैं, कि जितनी आपकी पॉपुलेशन है उतने ही आपके पैरामीटर्स आगे चल रहे होते हैं। देन हमने आगे देखना है दैट इज कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स, की कंट्रोल चार्ट्स एट्रीब्यूट्स से कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आती है दैट इज टॉलरेंसेस, क्या चीज आती है हमारे पास, टॉलरेंसेस, के टॉलरेंसेस हमारे पास कैसे मेजर होती हैं। नेक्स्ट थिंग इज प्रोसेस कैपेबिलिटी, क्या चीज आ गई, प्रोसेस कैपेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, अब क्या आ रही है हमारे पास, अंडरस्टैंडिंग कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। एंड नेक्स्ट थिंग इज द डेमिंग 14 पॉइंट्स, क्या चीज आ गई हमारे पास, डेमिंग 14 पॉइंट्स। एंड दैट नेक्स्ट वन थिंग इज द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या चीज होती है। 7 क्वालिटी टूल्स कौन से होते हैं वो हमने देखने हैं, मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी क्या होती है, और रिलायबिलिटी सेपरेट, एक्चुअली इंडिविजुअली रिलायबिलिटी का अगर मैं मीनिंग निकालूं तो उसका क्या मीनिंग बनता है। देन प्रोडक्ट फेलियर रेट देखना है कि किस तरह से हम लोग कहें कि प्रोडक्ट फेलियर रेट कितना है और कैसे वर्क करेगा। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग रिडंडेंसी, क्या चीज आ गई हमारे पास, प्रोवाइडिंग रिडंडेंसी, के रिडंडेंसी हमारे पास प्रोवाइड होनी है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द मेंटेनेंस कॉस्ट, क्या चीज आ गई हमारे पास, मेंटेनेंस कॉस्ट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, क्या चीज आ गई हमारे पास, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आज हमने इस लेक्चर में कवर करने हैं। इंशाल्लाह इसी लेक्चर के साथ आपका जो मेन कोर्स है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह जो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स हैं उसमें हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स की, जो हम लोग समझते हैं कि इनमें से ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हमें रिवाइज करने चाहिए या ये रिवीजन के काबिल हैं या इनको रिवाइज होना जरूरी है। तो उनको हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे और उनको हम रिवाइज करेंगे क्योंकि हमारे पास रिवीजन आती जाए, तो उसमें हम देखते जाएंगे क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व। तो आज के जो हमारे जो बेसिक एजेंडाज हैं दैट इज रिलेटेड टू दीज ऑब्जेक्टिव्स, और इसी ऑब्जेक्टिव्स को हमने आगे लेकर चलना है और यही हमें ऑब्जेक्टिव्स आगे लेकर जाएंगे। एंड देन दे आर गोइंग टू परफॉर्म इन द सेम वे, कि हम लोग इसी वे में इनको परफॉर्म कर रहे हैं और इसी वे में इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट दैट इज द वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट्स, के सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स की, वेरिएबल्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और उनमें क्या चीजें आती हैं, जो साथ कंबाइन होगा किसके साथ, कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स, कि कंट्रोल चार्ट्स ऑफ वेरिएबल्स क्या है और इसका रोल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में किस तरह का है, हाउ दे परफॉर्म एंड हाउ दे कैन मूव इन अ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, के टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में कैसे आते हैं। साथ ही हमने देखना है पैरामीटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, किन बेसिस पे हैं और कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये 3 चीजें पहले देखेंगे, फिर हमारे पास सेपरेट कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट। देखें अब हर एक का अलग अलग कंट्रोल चार्ट आ रहा है, कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल अलग है, कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स अलग है। तो वी आर गोइंग टू सी देम वन बाय वन। वी स्टार्ट फ्रॉम द हियर दैट इज वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट्स। पहली चीज जो हम इसमें देख रहे हैं दैट इज एट्रीब्यूट्स डेटा रेफर्स टू द क्वालिटी। अब एट्रीब्यूट्स डेटा है, व्हाट इज मेंट बाय एट्रीब्यूट्स, रेफर टू द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ईदर कन्फॉर्म टू स्पेसिफिकेशन और डू नॉट। यानी क्या हुआ, क्वालिटी प्रैक्टिसेस है यहाँ पे, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ईदर कन्फॉर्म टू स्पेसिफिकेशन और डू नॉट, यानी वो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कन्फॉर्म कर रही हैं स्पेसिफिकेशन के साथ और मे बी नॉट, यानी मे बी उसके साथ कंफर्म कर रही हैं और मे बी उसके साथ कंफर्म नहीं कर रही हैं। So that is the examples क्या है, visual inspection of colors, missing parts, scratches और on gauging. Either the part is within the tolerance or it is not. यानी क्या वो tolerance के अंदर part है या नहीं है। तो यानी that is means कि यहाँ क्या वो part tolerance के अंदर exist करेगा या नहीं करेगा। So there is 2 options कि या तो वो part उसके अंदर tolerance के अंदर आ रहा होगा या उस tolerance के अंदर वो exist नहीं कर रहा होगा। The attributes data refers to the quality characteristics that either conform to specification or do not. यानी क्या वो conform करेगा स्पेसिफिकेशन के साथ या मे बी नॉट। एग्जांपल्स विजुअल इंस्पेक्शंस फॉर कलर आ रहे हैं कि विजुअल इंस्पेक्शन फॉर कलर आ रहे हैं, मिसिंग पार्ट्स हैं, स्क्रैचेस गो नो गो गेजिंग आ रही है। इधर द पार्ट इज विद इन द टॉलरेंस और इट इज नॉट, कि मे बी वो टॉलरेंस के अंदर हो, मे बी टॉलरेंस के अंदर वो ना हो।
नेक्स्ट चीज आ रही है चार्ट, कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स के। कंट्रोल चार्ट्स क्या होते हैं? द पर्पस ऑफ कंट्रोल चार्ट इज टू हेल्प दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन द चांस वेरिएशन ड्यू टू असाइनेबल कॉन्सिक्वेंसेस। यानी अगर मैं कहूं कि चांस वेरिएशंस आए, यानी कि डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन चांस वेरिएशंस के। चांस वेरिएशंस क्या क्या हैं? ड्यू टू असाइनेबल कॉजेज, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, व्हाट इज द असाइनेबल कॉजेज के। जो चांस वेरिएशंस एंड असाइनेबल कॉजेज के, चांस वेरिएशंस कौन कौन सी हो सकती हैं और असाइनेबल वेरिएशंस कॉजेज कौन कौन सी हो सकती हैं। तो दैट इज द चार्ट कंट्रोल इज टू हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन चांस वेरिएशंस एंड वेरिएशंस ड्यू टू असाइनेबल कॉजेज, यानी चांस वेरिएशन की को सेपरेट करेगा और वेरिएशंस बिकॉज ऑफ असाइनेबल कॉजेज उनको हम सेपरेट करेंगे। वेरिएबल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हैव कॉन्टिन्यूअस डायमेंशंस। वेरिएबल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हैव कॉन्टिन्यूअस डायमेंशंस। किसके पास होते हैं? कॉन्टिन्यूअस डायमेंशंस। उसकी उनकी आप करिए नहीं कह सकते कि रुकी हुई डायमेंशन, दैट इज ऑलवेज बी कॉन्टिन्यूअस, that is not being always discrete, that is always be you can say continuous dimensions उसके exist कर रहे होते हैं। तो variables are characters that have continuous dimensions, क्योंकि क्या है dimensions? that is continuous dimensions है, continuous dimensions उसके साथ चल रहे होते हैं। तो the purpose of control chart is to help to distinguish between chance variations and the variations due to assignable causes, की जो variations आ रही हैं due to assignable causes, and variables are the characteristics that have continuous dimensions, characteristics and that have continuous dimensions, कि उसके उनके पास क्या चीज आ रही हो? that is continuous dimensions, कि उसके पास एक तरह से continuous dimensions नजर आ रही हो। नेक्स्ट चीज जो आ रही कंट्रोल चार्ट फ्रॉम मीन एक्स बार। अब क्या आ रहा है यहाँ पे? मीन एक्स बार एंड द रेंज आर यूज्ड टू मॉनिटर प्रोसेस दैट हैव कॉन्टिन्यूअस डायमेंशंस। अब कंट्रोल चार्ट, जब हमने कहा कि वेरिएबल्स एक कंटिन्यूअस डायमेंशन है, तो उसमें सारी बात है कि एक्स बार होगी जो अपनी रेंज आर तक शो करेगी इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। किस फॉर्म में शो करेगी? इन द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो जब वो एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में शो कर रही होगी तो दैट मींस दैट इज शोइंग अ कंट्रोल चार्ट। क्या शो कर रहा है वो? एक तरह से कि हमारे पास कंट्रोल चार्ट कैसे आ रहा है और किन बेसिस पे आ रहा है। तो दैट इज फॉर अ मीन एक्स बार एंड द रेंज आर यूज्ड टू मॉनिटर प्रोसेस दैट हैव कॉन्टिन्यूअस डायमेंशन। क्या होगा? वो कॉन्टिन्यूअस डायमेंशंस एग्जिस्ट कर रही होंगी। अब देखें यहाँ पे ये दैट इज नोन टू बी एज योर कंट्रोल चार्ट्स। अब यहाँ क्या एक्स बार टेल्स वेदर द चेंजेस हैव अकर्ड इन अ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ प्रोसेस, यानी एक्स बार चार्ट ये बताता है वेदर चेंजेस हैव अकर्ड इन द सेंट्रल टेंडेंसी, चेंजेस हैव अकर्ड इन द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ प्रोसेस, कि क्या चेंजेस एग्जिस्ट हुई या नहीं हुई। अब मैं ये कहूँ कि सपोज दैट इज द एक्चुअल वन एंड दैट इज अ प्रोजेक्टेड वन, तो इसमें सारी बात है चेंजेस एग्जिस्ट की हुई हैं। क्या की हुई है? इसमें चेंजेस एग्जिस्ट की हुई हैं। तो एक्स बार चार्ट टेल्स वेदर चेंजेस हैव अकर्ड इन अ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ प्रोसेस, ये क्या सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ प्रोसेस में चेंजेस हुई हैं या नहीं हुई हैं। मींस दैट इज गोइंग टू बी सीन कि एक्स बार चार्ट हमें बताता है वेदर चेंजेस हैव अकर्ड इन द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ प्रोसेस और नॉट। The R value, अब देख, the R chart values indicate that the gain or loss in uniformity has occurred or not, कि gain और loss हमारे पास हुआ uniformity में कि नहीं हुआ, that means whether it occurred or not. The R chart values indicate that a gain or loss in uniformity has occurred. A gain or loss in uniformity has occurred or not. The R chart value indicate that a gain or loss in uniformity has occurred, कि gain या loss हमारे पास uniformity के साथ हुआ है या नहीं हुआ। तो दैट इज द केस जब हम बात करते हैं आर चार्ट वैल्यूज की। किसकी बात करते हैं? आर चार्ट वैल्यूज की बात करते हैं। तो हमने इसमें ये चीज देखनी होती है कि आर चार्ट वैल्यूज में क्या क्या चीजें आ रही हैं। दैट मींस गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो वो हमें क्लियर कट पता लग रहा होता है कि इन यूनिफॉर्मिटी वो अकर हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आ रही है दैट इज रिलेटेड टू पैरामीटर्स। अब व्हाट इज मेंट बाय पैरामीटर, अगली चीज क्या चीज आती है हमारे पास, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय पैरामीटर। के पैरामीटर्स क्या होते हैं? अब पैरामीटर्स याद रखिएगा, एनीथिंग दैट इज द एस्टिमेटर ऑफ समथिंग इज नोन टू बी एज अ पैरामीटर। दैट इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ पैरामीटर। कि जब हम बात करते हैं पैरामीटर की, तो पैरामीटर मींस एनीथिंग दैट इज द बेसिक एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन। किसका एस्टिमेटर है? वो पॉपुलेशन का एस्टिमेटर है। दैट इज नोन टू बी एज अ पैरामीटर। क्या कहते हैं उसे हम? पैरामीटर। टू बेसिक पैरामीटर यूज्ड। अब पैरामीटर क्या है? मीन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये भी हमेशा पॉपुलेशन का होता है। तो मीन इज द पैरामीटर। एंड रेंज, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। द रेंज इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आइटम इन वन सैंपल। द रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आइटम इन वन सैंपल। कि रेंज क्या
कहलाएगी, इज द डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आइटम इन वन सैंपल, के लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आइटम इन वन सैंपल में कितना डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो दैट इज नोन टू बी एज अ रेंज। क्या कहेंगे इसे हम, कि एक तरह से हमारे पास क्या रेंज है। तो दैट इज द रेंज डिफाइंड बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट आइटम ऑफ अ सैंपल। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो जी कि मेरे पास सैंपल था 6, 7, 8, 10, 5, 2, 3, 1, 0, 1, 2, 18, 17, 16। अब मैं कहूंगा इसकी रेंज क्या है, तो मैं कहूंगा जी 0 से शुरू हो रही है रेंज इसकी, और कहां तक जा रही है, 18 से ऊपर कोई नहीं गया, तो मैं कहूंगा 0 से 18 इसकी रेंज है। क्या कहूंगा इसकी मैं, 0 से 18 इसकी रेंज है, और यही रेंज। अब इन सब का अगर मैं प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ n से करूंगा तो मेरे पास मीन आ जाएगा, और रेंज मेरे पास ऐसे निकल आई। मैं कहूंगा जी रेंज इज 0 to 18। कैसे होती है, रेंज इज 0 to 18। फॉर एग्जांपल अगर मैं साथ एक और एग्जांपल लूं तो मैं कहूंगा जी हाँ जी लाइकर्ट स्केल की रेंज क्या है जी, 1 to 5 या 1 to 7। क्या होगा, 1 to 5 या 1 to 7 हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो टू बेसिक पैरामीटर्स आर यूज्ड, मीन है और रेंज है। क्या है, मीन है और रेंज है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। क्या हुआ, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हमारे पास कौन कौन से हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं और हम उन्हें कैसे वर्क कर रहे होते हैं। तो मीन एंड रेंज आर द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ अ डेटा। किसका है वो, दे आर द बेसिक पैरामीटर ऑफ व्हाट, दे आर द बेसिक पैरामीटर ऑफ डेटा। के डेटा के बेसिक पैरामीटर्स की बात करें तो दे बोथ आर द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ द डेटा। के बेसिक पैरामीटर ऑफ डेटा कौन कौन से हो सकते हैं और उनको हम लोग कैसे मेजर करते हैं। तो दो बेसिक पैरामीटर्स हैं, मीन भी है और रेंज भी है। और यहीं पे हम कहेंगे द रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आइटम इन वन सैंपल। के लार्जेस्ट आइटम कौन सा हो सकता है एंड स्मॉलेस्ट आइटम इन वन सैंपल क्या हो सकता है और कौन सा हो सकता है। सो दैट इज द केस। हम कहेंगे कि ये हमारे पास चीजें आ रही हैं, मीन रेंज आ रही है। तो रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आइटम्स इन वन सैंपल। के लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आइटम इन वन सैंपल में कितना रेंज का डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, कि व्हाट इज द डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन दीज रेंजेस। के रेंजेस के बीच में कितना डिफरेंस एग्जिस्ट करता है या कर रहा है। Control charts for attributes. Attributes are typically classified as defective और non-defective. Attributes याद रखिए दो तरह के हो सकते हैं, या तो defective होंगे या non-defective होंगे। क्या होंगे, या तो defective होंगे या non-defective होंगे। इसके अलावा उनका attribute normally कोई exist नहीं कर रहा होता। तो attributes are typically या तो defective होगा attribute या non-defective attribute होगा, कि जैसे जैसे हमारे पास attribute चल रहा होगा हम उसी तरह उसकी working को देखेंगे। Two kinds of attribute control charts. Those that measures the percent defective in the chart P chart, in the sample of P chart। यानी क्या होगा, टू काइंड्स ऑफ एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट्स, दो तरह के। ये एक वो जो परसेंट में मेजर करेगा डिफेक्टिव को, क्या हुआ, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज मेजर करा होगा। किस फॉर्म में मेजर करा होगा, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज मेजर करा होगा, कि हाँ जी ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेजेस आपके पास ये वैल्यूज या इस तरह से ये वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। तो दैट इज टू काइंड्स ऑफ एट्रीब्यूट दैट कंट्रोल चार्ट्स, दैट दोस दैट measures the percent defective in a sample P chart। किसमें, in a sample P chart में जो percent defective है that is known to be as a sample P chart। Those that count the number of defects। अब percent नहीं आ गया, क्या हो गया, number of defects आ गया per unit of output। क्या आ गया, per unit of output हमारे पास कितने नंबर में हमारे पास defective pieces नजर आ रहे हैं या defective pieces exist कर रहे हैं। that how these defective pieces exist and how they work, यानी इनमें किस तरह से डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं और हाउ दे आर बीइंग मेजर्ड। दोज दैट काउंट द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट ऑफ चार्ट यू आउटपुट, यानी कि दोज दैट काउंट्स द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट दैट इज नोन टू बी द सी चार्ट। तो यानी इसका मतलब है काउंट में अगर कहेंगे तो सी चार्ट होगा, अगर परसेंट में निकालेंगे तो पी चार्ट होगा। क्या होगा, काउंट में निकालेंगे तो पी सी चार्ट, परसेंट में निकालेंगे तो पी चार्ट। तो यानी ये जो पी है वो शो कर रहा है परसेंट को और यहाँ सी शो कर रहा है काउंट को। किसको शो कर रहा है, वो काउंट को शो कर रहे हैं। तो पी चार्ट इज अगेन देयर एंड सी चार्ट इज अगेन ओवर दैट प्लेसेस, यानी उसी जगह पे है जिस जगह पे सी चार्ट को होना चाहिए, और पी चार्ट इज इन द सेम फॉर्मेट, के उसी फॉर्मेट में सी चार्ट हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। तो दैट मींस कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और कंट्रोल चार्ट्स उसी के हिसाब से हमारे पास वर्किंग को लेकर आगे चल रहे हैं, कि दैट हाउ दे आर बीइंग परफॉर्म्ड एंड हाउ दे आर बीइंग एवेलुएटेड, कि हमारे पास कितना, हमारे पास कैसे और किन बेसिस पे मेजरमेंट्स आती हैं और किस तरह से हम उसको मेजर कर रहे हैं या करना चाहिए। दोज दैट काउंट द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट हम लोग काउंट कर रहे हैं डिफेक्ट्स को, दैट इज नोन टू बी एज अ सी चार्ट। क्या कहेंगे उसे हम, सी चार्ट।
नेक्स्ट थिंग आती है जो हमारे पास, दैट इज रिलेटेड टू टॉलरेंसेस के व्हाट इज मेंट बाय टॉलरेंसेस। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। टॉलरेंसेस आर द लिमिट्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम परफेक्शन आर एस्टैब्लिश्ड बाय प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियर्स टू मीट अ पर्टिकुलर डिजाइन फंक्शन। क्या हुआ? टॉलरेंस आर लिमिट्स ऑफ डेविएशन। क्या है ये लिमिट्स ऑफ डेविएशन? है कि हमने यहाँ पे लिमिट्स ऑफ डेविएशंस को देख रहे हैं फ्रॉम परफेक्शन एंड आर एस्टैब्लिश्ड बाय अ प्रोडक्ट डिजाइन, यानी कि कितनी लिमिट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरे पास लिमिट जो है इतना एरर हो 10 से लेके -10 तक, तो ये मेरे पास जो है दैट इज माय लेवल ऑफ टॉलरेंस, और ये मेरा मीन है, ये एक्यूरेसी है। तो दैट मींस दैट इज -10 to +10 इज माय लिमिट्स। क्या है ये? -10 to +10 इज माय बेसिक लिमिट्स, कि ये मेरे पास एक तरह से क्या शो कर रही है, ये मेरे पास एक लिमिट्स है, और लिमिट्स ही को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये हमारे पास लिमिट्स हैं और हमने इसी की बेस पे वर्क करना है। तो दैट मींस हाउ दीज लिमिट्स वुड वर्क और आइडेंटिफाइड। तो ये हमने देखना है कि हमारे पास लिमिट्स कैसी और किस तरह की आ रही हैं। तो टॉलरेंस मींस एक्चुअली आर लिमिट्स टू एक्सेप्ट डेविएशन, लिमिट्स टू एक्सेप्ट डेविएशन, कि हम लिमिट्स को देखते हुए एक्सेप्ट करें किसको? डेविएशन को एक्सेप्ट करें कि हमारे पास इतनी डेविएंसेस आनी है। तो टॉलरेंस आर लिमिट्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम परफेक्शन एंड एस्टैब्लिश्ड बाय प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियर टू मीट अ पर्टिकुलर डिजाइन फंक्शन, कि पर्टिकुलर डिजाइन फंक्शन के हिसाब से इसे लेकर आगे चलेंगे। तो टॉलरेंस आर द लिमिट्स, और उसकी टॉलरेंस क्या है? उनकी लिमिट्स हैं। क्या है टॉलरेंस? उनकी लिमिट्स को शो करती है, लिमिट्स के हिसाब से ही वो आगे लेकर चल रही होती है। तो टॉलरेंस आर द लिमिट्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम परफेक्शन एंड एस्टैब्लिश्ड बाय प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियर टू मीट पर्टिकुलर डिजाइन फंक्शन। क्या करें? पर्टिकुलर डिजाइन फंक्शंस में, तो यानी प्रोबेबिलिटी और टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द वेरिएशंस इज नोन टू बी एज अ टॉलरेंस। क्या कहते हैं उसे हम? कि वो एक तरह से टॉलरेंस है, और टॉलरेंस हमारे पास इसी तरह ही वर्क कर रही होती है। क्या कर रही होती है? वो इसी तरह ही या इन बेसिस पर ही वो वर्क कर रही होती है। दैट इज नोन टू बी एज योर टॉलरेंस मेजर। क्या कहते हैं उसे हम? कि ये एक तरह से हमारे पास क्या है? टॉलरेंस मेजर है। टॉलरेंस मेजर ही हमारे पास एग्जिस्टेंस में नजर आएगी। सो दैट इज नोन टू बी एज अ टॉलरेंस। अब both USL and LSL are related to the product specification and are dependent on the and are independent of any process. Both USL ratios and the LSLs are related to the product's specification and are independent. क्या हो गया? And are independent of एनी प्रोसेस, की इंडिपेंडेंट है हमारे पास एनी प्रोसेस के साथ, यानी किसी भी प्रोसेस से वो क्या है? हमारे पास एक तरह से इंडिपेंडेंट है, और उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो बोथ यूएसएल एंड एलएसएल आर रिलेटेड टू प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ क्या नाम है? इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट्स, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट्स हमारे पास चल रही है। टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स जैसे पढ़े थे हमने, एक्सेसिव स्प्रेड्स होती हैं। अब यहाँ के एक्सेसिव स्प्रेड और इनकेपेबल प्रोसेस, क्या हो गया? एक्सेसिव स्प्रेड्स हैं और इनकेपेबल प्रोसेस है। इसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व है, रेंज है, स्टैंडर्ड डेविएशन। कौन कौन सी इन्वॉल्व है? रेंज इन्वॉल्व है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन्वॉल्व है। और द नेक्स्ट थिंग इज द मीन शिफ्ट। क्या चीज आ गई हमारे पास? मीन शिफ्ट आ गई, कि मीन शिफ्ट हमारे पास कितना और कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। बोथ यूएसएल एंड एसएल आर रिलेटेड टू प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोसेसेस, के हमेशा वो एनी प्रोसेसेस से आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली यूएसएल एंड एलएसएल हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इसमें भी वो इन्हीं को लेकर आगे चल रहा है कि हाउ दे आर बीइंग परफॉर्म्ड। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आ रही है दैट इज वेरिएबल एट्रीब्यूट्स। क्या चीज आ रही है हमारे पास? वेरिएबल एट्रीब्यूट्स। वेरिएबल कैन बी मेजर्ड ऑन कॉन्टिन्यूअस स्केल। किसमें मेजर हो सकते हैं? ऑन, फॉर एग्जांपल वेट, डायमेंशन, टेम्परेचर, प्रेशर। तो दैट इज नोन टू बी एज अ वेरिएबल डाटा। क्या कहलाता है ये? वेरिएबल डाटा। और वेरिएबल डाटा इज ऑलवेज बी मेजर्ड ऑन अ कॉन्टिन्यूअस स्केल। अभी तक हम बात कर रहे थे एट्रीब्यूट्स की, अब हम बात करें किसकी? वेरिएबल्स की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं हम? वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल डाटा कैन बी मेजर्ड ऑन कॉन्टिन्यूअस स्केल। किसे मेजर कर सकते हैं उसे? ऑन कॉन्टिन्यूअस स्केल। की कॉन्टिन्यूअस स्केल हमें गाइड करे कि हमारा वेरिएबल डाटा कहां और किस तरह से आगे जाएगा। तो वेरिएबल डाटा कैन बी मेजर्ड ऑन कॉन्टिन्यूअस स्केल, फॉर एग्जांपल वेट, डायमेंशंस, पीएच, टेम्परेचर, प्रेशर। यानी वेट्स भी आ गए, डायमेंशंस भी आ गए, पीएच भी आ गए, टेम्परेचर मेजर्स भी आ गए। वेट भी आ गए, डायमेंशंस भी, पीएच भी है, और टेम्परेचर मेजर, प्रेशर भी एग्जिस्ट कर रहा है।
अब नेक्स्ट चीज आ रही है प्रोसेस कैपेबिलिटी। ये प्रोसेस के अंदर कैपेबिलिटी क्या है? द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोसेस इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। याद देखिए, किसी भी कैपेबिलिटी या प्रोसेस की कैपेबिलिटी इज नॉट ऑलवेज बी रिलेटेड टू प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, कि वो कहें कि हम प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन से रिलेट कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन से रिलेट नहीं कर रहा था। द प्रोसेस मस्ट बी सिलेक्टेड दैट कैन मीट द स्पेसिफिकेशन। द प्रोसेस मस्ट बी सिलेक्टेड दैट कैन मीट द स्पेसिफिकेशन, कि प्रोसेस ऐसा जरूर सिलेक्ट करें दैट मस्ट मीट द स्पेसिफिकेशंस, कि हम क्या कर सकें, फिर मीट कर सकें स्पेसिफिकेशंस के अंदर। सो द प्रोसेस मस्ट बी सिलेक्टेड दैट कैन मीट द स्पेसिफिकेशन। द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोसेस इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। तो क्या कह रहा है? कैपेबिलिटी ऑफ प्रोसेस इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस, के प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से हमने उसे देख के आगे चलना है। तो द प्रोसेस मस्ट बी सिलेक्टेड दैट कैन मीट द स्पेसिफिकेशन, कि ऐसा प्रोसेस सिलेक्ट करना है जो स्पेसिफिकेशंस को मीट कर सके। और उसी के आगे processes can produce defects in two ways, by having too big or by a shift on average। क्या हुआ यहाँ पे? Process can produce defects in two ways, by having too big a spread or by a shift in average। यानी कि आपका स्प्रेड बहुत बड़ा हो जाए या आपकी एवरेजेस शिफ्ट कर जाएं। क्या कर जाएं? आपकी एवरेजेस ही शिफ्ट कर जाएं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं जो यहाँ एग्जिस्ट कर रही होती हैं। यानी प्रोसेसेस कैन प्रोड्यूस डिफेक्ट्स इन टू वेज, बाय हैविंग टू बिग अ स्प्रेड और बाय शिफ्ट इन एवरेज। या तो स्प्रेड बहुत बड़ा है या एवरेज शिफ्ट आ रहा है इसके अंदर, किसके अंदर? प्रोसेसेस के अंदर, या उसकी एवरेज में शिफ्ट नजर आ रहा है, यानी उसके अंदर शिफ्टिंग नजर आ रही है। तो दैट मीन्स प्रोसेस कैपेबिलिटीज कैन, दैट इज द रिलेटेड टू प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस, मीट the specification। processes can produce defects in two ways। in two ways में मतलब अपना defects वो generate कर सकते हैं, और by a shift in average, और या तो वो shifts आ रहे हों in average में, कि average में shifts नजर आ रहे हों या average shifts नजर आ रहे हों। तो उसी के हिसाब से देखने, दैट इज नोन टू बी एज अ प्रोसेस कैपेबिलिटी। क्या कहेंगे इसे हम? ये एक तरह से क्या है हमारे लिए? प्रोसेस कैपेबिलिटी। के प्रोसेस कैपेबिलिटी कैसी होती है और किस तरह से आगे चल रही होती है। दैट इज नोन टू बी एज अ प्रोसेस कैपेबिलिटी। के प्रोसेस कैपेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास ये चीजें इन्वॉल्व होंगी। द कैपेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। अगेन द प्रोसेस मस्ट बी सिलेक्टेड दैट कैन मीट स्पेसिफिकेशन, कि जो मीट कर सके स्पेसिफिकेशन को। एंड प्रोसेसेस कैन प्रोड्यूस डिफेक्ट्स इन टू वेज। कितने वेज में डिफेक्ट्स करते हैं? इन टू वेज, बाय हैविंग टू बिग अ स्प्रेड और बाय अ शिफ्ट इन एवरेज। या तो उसमें टू बिग स्प्रेड आएगा या इसमें एवरेज शिफ्ट नजर आ रहा होगा। Now the next thing is the model of improvement, कि हमने मॉडल की इंप्रूवमेंट कैसे और किस तरह से हमने देनी है। कस्टमर्स नीड्स, what results will meet the customer needs। यानी कि अब पहली क्या है? मॉडल ऑफ इंप्रूवमेंट, कि क्या रिजल्ट्स चाहिए जो कस्टमर नीड्स को मीट करें। देन कस्टमर नॉलेज, हाउ वेल डू वी मीट द कस्टमर नीड, हम कितना अच्छे तरीके से उसकी कस्टमर नीड्स को मीट कर सकते हैं। व्हाट आर द मेजर्स एंड प्रोसेसेस, क्या क्या मेजर्स एग्जिस्ट करते हैं या क्या क्या प्रोसेसेस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। व्हाट आर द मेजर्स एंड व्हाट आर द प्रोसेसेस दैट एग्जिस्ट। साइकिल फॉर लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट, प्लान अ स्पेसिफिक चेंज दैट रिजल्ट्स इन इंप्रूवमेंट। यानी क्या होगा? प्लान अ स्पेसिफिक चेंज दैट रिजल्ट्स इन इंप्रूवमेंट, कि वो चेंज जो इंप्रूवमेंट की तरफ जाए, डिस्ट्रक्शन की तरफ ना जाए। यानी आपकी वो जो चेंज है जिसे कहते हैं हम पॉजिटिव चेंजेस, तो वो हमारी इंप्रूवमेंट की तरफ आते हैं। टेस्ट द चेंज ऑन स्मॉल स्केल, टेस्ट द चेंज ऑन स्मॉल स्केल, के स्मॉल स्केल में चेंजेस आनी चाहिए। स्टडी एंड लर्न फ्रॉम अ टेस्ट रिजल्ट, स्टडी एंड लर्न फ्रॉम द टेस्ट रिजल्ट, के हम लोग टेस्ट रिजल्ट्स में से हम लोग इसको देखेंगे क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है ना। तो स्टडी एंड लर्न फ्रॉम द टेस्ट रिजल्ट, के स्टडी एंड लर्न हो फ्रॉम टेस्ट रिजल्ट। एंड एक्ट टू इम्प्लीमेंट द चेंज, क्या हो गया? एक्ट टू इम्प्लीमेंट द चेंज, कि हम लोग इम्प्लीमेंट टू से चेंज कैसे कर सकते हैं हमसे, ठीक है। तो मॉडल ऑफ इंप्रूवमेंट में पहले देखिए कस्टमर नीड्स, फिर देखना है करंट नॉलेज, एंड फिर हमने देखना है साइकिल ऑफ लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट, कि क्या साइकिल चल रहा है लर्निंग का और इंप्रूवमेंट का, कि जैसे जैसे हमारे पास लर्निंग बढ़ती जा रही है उसी तरह हमारे पास इंप्रूवमेंट्स भी आती जा रही हैं। तो दैट वी आर गोइंग टू सी। कस्टमर नीड्स की बात करें, व्हाट रिजल्ट्स विल मीट द कस्टमर नीड, कौन कौन से रिजल्ट्स हैं जो कस्टमर नीड्स को मीट करेंगे, क्या करेंगे? दैट इज कस्टमर नीड्स को मीट करेंगे। एंड कौन कौन से रिजल्ट्स अभी कस्टमर नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। नेक्स्ट है करंट नॉलेज, हाउ वेल डू वी मीट द कस्टमर नीड, अभी करंट सिचुएशन में हम कितना अच्छा कस्टमर नीड्स को मीट कर रहे हैं। व्हाट आर द मेजर्स एंड प्रोसेसेस, क्या मेजर्स एंड प्रोसेसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं व्हेन वी टॉक अबाउट करंट नॉलेज, कि कौन कौन से प्रोसेसेस करंटली यूज हो रहे हैं, क्या चीज हो रही है, कौन कौन से
प्रोसेसेस करंटली यूज हो रहे हैं और करंटली आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। साइकिल ऑफ लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट कैसे वर्क करता है? साइकिल ऑफ लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट कैसे वर्क करता है? प्लान अ स्पेसिफिक चेंज दैट रिजल्ट्स इन इंप्रूवमेंट। प्लान अ स्पेसिफिक चेंज दैट रिजल्ट्स इन इंप्रूवमेंट, के जो प्लान करे स्पेसिफिक चेंज को दैट रिजल्ट्स इन इंप्रूवमेंट। टेस्ट द चेंज ऑन स्मॉल स्केल, क्या करें हम? टेस्ट करें चेंज को ऑन small scale and study and learn from test result and study and learn from the test results. Plan a specific change that results in improvement, यानी plan करें specific change को that results in improvement, कि जो result किसमें करें? improvement में change लेके आए, और test करें change को on small scale, यानी जो भी changes आप लेके आए हैं उनको आप very small level पे चेक करें। किस पे चेक करें? स्मॉल स्केल पे चेक करें या आइडेंटिफाई करेंगे इनका रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग, स्टडी एंड लर्न फ्रॉम द टेस्ट रिजल्ट्स। क्या करें हम? स्टडी करें एंड लर्न फ्रॉम द टेस्ट रिजल्ट, कि हम टेस्ट रिजल्ट से स्टडी करें और लर्न करें फ्रॉम योर ओवरऑल एक्ट ऑफ एंड इंप्लीमेंट द चेंजेस। और लास्ट चीज क्या आती है? इंप्लीमेंट द चेंजेस। अब और से देखें यहाँ पे क्या है, कस्टमर नीड्स है। कस्टमर नीड्स से चले हम लोग, पहले की फुलफिल हो रही है, फिर हम देखें करंट। करंट में क्या कस्टमर नीड फुलफिल हो रही है, और क्या हमारे पास प्रोसेस और करंट प्रोसेस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हम करंट नॉलेज पे आ रहे हैं, तो प्लान आ गया, टेस्ट आ गया, एक्ट आ गया, स्टडी आ गया। क्या गया? प्लान, टेस्ट, एक्ट एंड स्टडी। अब यहां क्या होगा? पहली चीज देखें, इससे रिलेट करें, ये उठा यहां पे है प्लान, टेस्ट, स्टडी एंड देन एक्ट। यही चल रहा है। पहले प्लान कर लिया, फिर उस प्लान को टेस्ट किया, फिर उस पर स्टडी किया कि स्टडी एंड लर्न द टेस्ट रिजल्ट, के टेस्ट रिजल्ट के हिसाब से उसे हम चेक करें या आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। टेस्ट करें एंड प्लान करें। अब यहां पे देखें वन बाय वन हर चीज चल रही है। क्या चल रही है हमारे पास? वन बाय वन हर चीज चल रही है, कि हमने वन बाय वन हर चीज को कैसे लेकर चलना है और किन बेसिस पे लेकर हमने उसे आगे चलना है। तो प्लान अ स्पेसिफिक चेंज दैट रिजल्ट्स इन इंप्रूवमेंट। प्लान अ स्पेसिफिक चेंज दैट रिजल्ट इन इंप्रूवमेंट। टेस्ट द चेंज ऑन स्मॉल स्केल। क्या करें? टेस्ट द चेंज ऑन स्मॉल स्केल। स्टडी एंड लर्न द टेस्ट रिजल्ट्स एंड एक्ट टू इंप्लीमेंट द चेंज। एंड स्टडी एंड लर्न द टेस्ट रिजल्ट एंड एक्ट टू इंप्लीमेंट द चेंज, कि हम लोग एक्ट करें टू इंप्लीमेंट द स्पेसिफिक चेंजेस, कि एक्ट टू इंप्लीमेंट द स्पेसिफिक चेंज को हम आगे लेकर चलें और उसी हिसाब से आइडेंटिफाई करें। तो कस्टमर नीड आ गया, करंट नॉलेज आ गया, उसके बाद क्या हुआ? प्लान, एक्ट, स्टडी, प्लान, टेस्ट, एक्ट, स्टडी। तो यानी हमने मॉडल ऑफ इंप्रूवमेंट को कुछ इस तरह से आगे लेके जाना है। क्या करना है हमने? मॉडल ऑफ इंप्रूवमेंट को हमने कुछ इस तरह से आगे लेकर जाना है कि हमारे पास ये चीजें आइडेंटिफाई हो रही हो या हमारे पास आइडेंटिफाई होकर सामने आ रही हो। तो साइकिल फॉर इंप्रूवमेंट भी आ रहा है, प्लान अ स्पेसिफिक चेंज दैट रिजल्ट्स इन इंप्रूवमेंट, के रिजल्ट्स इन इंप्रूवमेंट भी आ रही है। टेस्ट द चेंज ऑन अ स्मॉल स्केल। टेस्ट द चेंज ऑन अ स्मॉल स्केल, के स्मॉल स्केल के हिसाब से हम उसकी चेंजेस को देख रहे हो। और स्टडी एंड लर्न फ्रॉम द टेस्ट रिजल्ट, के स्टडी एंड लर्न भी कर रहे हो फ्रॉम टेस्ट रिजल्ट्स। एंड एक्ट टू इंप्लीमेंट चेंज, और एक्ट करें टू इंप्लीमेंट द चेंजेस, कि हम लोग एक्ट करें और इंप्लीमेंट करें हमारे चेंजेस को। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस। क्या हुआ? अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस, के हमारे पास कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस क्या है और कैसे वर्कआउट हो रही है। देयर, अब यहाँ क्या है? कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट किसकी आ रही है? प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट कैसे अंडरस्टैंड की जा सकती है और व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, के रीजंस क्या एग्जिस्ट कर रही हैं व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। देयर इज वेरिएशंस इन एवरीथिंग। क्या आगे? देयर इज अ वेरिएशंस इन एवरीथिंग, कि हर चीज में वेरिएशंस एग्जिस्ट कर रही हैं। यानी देयर इज अ वेरिएशंस इन एवरीथिंग, कि हर चीज में वेरिएशंस नजर आ रही हैं। रिड्यूसिंग वेरिएशंस इंप्रूव सिस्टम। रिड्यूसिंग variations improve system. We are all in the system. Teamwork vital to improve system. यानी कि हम लोग क्या? We all are in system and teamwork is vital to improve system, कि हम कहेंगे vital to improve system हमारे पास क्या चीज आ रही है और किस तरह से हमारे पास improvement आ रही है। A few sample tool will help. Management must lead, but improvement is everyone's responsibility. क्या हुआ यहाँ पे? Improvement is everyone's responsibility, कि ये हर एक की responsibility में शामिल होता है। तो that means there is a variations in everything, हर चीज में variations आ रही हैं। Reducing variations improve system. Reducing करेंगे variations that always improve system. We all are in the system. We are all in the system, कि हम सब क्या है? System में exist कर रहे हैं। Teamwork is vital to improve systems. Teamwork क्या है? वाइटल है टू इम्प्रूव सिस्टम। अ फ्यू सिंपल टूल्स विल हेल्प, कि टू सिंपल टूल्स हैं दैट विल हेल्प, यानी टू सिंपल टूल्स हैं वो हमारे पास नजर आ रहे होंगे। मैनेजमेंट मस्ट लीड बट इंप्रूवमेंट इन एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि लीड करनी चाहिए लेकिन इंप्रूवमेंट इन एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द इंपॉर्टेंट थिंग, कि हमारे पास इंप्रूवमेंट आ रही हो एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में।
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेमिंग्स 14 पॉइंट्स। इनकी बात करेंगे हम, डेमिंग्स के 14 पॉइंट्स की बात करेंगे कि व्हाट आर दे एंड हाउ दे बिहेव। क्रिएट कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस ऑफ इंप्रूवमेंट एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस, यानी कि इसमें कंसिस्टेंसी या कांस्टेंट होना चाहिए, यानी द थिंग दैट रिमेन्स कांस्टेंट इज द इंप्रूवमेंट, यानी किस चीज को इंप्रूव कांस्टेंट होना चाहिए, दैट इज इंप्रूवमेंट। अडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी, अब क्या रहेगा हमारे पास, अडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी के न्यू फिलॉसफी हमारे पास कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी रहती हैं। सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन टू अचीव क्वालिटी, क्या आगे यहाँ पे सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन टू अचीव क्वालिटी, क्या हम लोग कहेंगे डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन है टू अचीव क्वालिटी, क्या अचीव क्वालिटी में हमारे पास क्या चीजें आएंगी। एंड द प्रैक्टिस ऑफ अवॉर्डिंग बिजनेस, एंड द प्रैक्टिस ऑफ अवॉर्डिंग बिजनेसेस के हमारे पास अवॉर्डिंग बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस टैग, यानी कि हम लोगों ने उस प्रैक्टिस को खत्म करना है जिसमें बिजनेस को अवार्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस टैग मिलता था। किस बेसिस पे मिलता था, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस टैग मिलता था, यानी प्राइस टैग के हिसाब से हम उसकी वैल्यूएशंस को आगे लेकर चल रहे होते थे या उसी के हिसाब से हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते थे। So that means and the practices that and the practices of awarding businesses on the basis of price tag, किसकी बेसिस पे कर रहे हैं, on the basis of price tag, के प्राइस टैग के हिसाब से देख रहे हैं। Improve constantly and forever, improve constantly and forever for every process for planning, production and services, for planning, production and services हर एक के लिए प्रोसेस को इंप्रूव करें। इंप्रूव कॉन्स्टेंटली एंड फॉर एवर एवरी प्रोसेस, यानी कि कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करें एंड फॉर एवरी प्रोसेस फॉर प्लानिंग, प्रोडक्शन एंड सर्विस, किसके लिए, फॉर प्लानिंग, प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन जॉब, इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन जॉब, अडॉप्ट द इंस्टीट्यूट लीडरशिप, ये क्या आ गया, इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन जॉब, यानी इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग हो ऑन जॉब, एंड अडॉप्ट द इंस्टीट्यूट लीडरशिप, क्या चीज है हमारे पास, अडॉप्ट द इंस्टीट्यूट लीडरशिप, के इंस्टीट्यूट की लीडरशिप जिस तरह की है उसी के हिसाब से हम उसे कहेंगे कि दैट एग्जिस्ट एंड दैट रिमेन्स इन द मैनर, यानी क्या आ गया हमारे पास, क्रिएट कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी। सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन टू अचीव क्वालिटी, यानी सीज करें डिपेंडेंस को ऑन इंस्पेक्शन टू अचीव क्वालिटी, एंड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अवॉर्डिंग बिजनेस on the basis of price tag, improve constantly and forever every process for planning, production and services, institute training on job and adopt the institute leadership। तो these are the what we known to be as a Deming's 14 points, जिनमें भी हमने 7 देखे। Now the next thing is the Deming's 14 points, क्या रहे हैं Deming's 14 points, drive out fear, जो आपको खतरा है, देखें एक चीज होती है फियर आपके जहन में बैठा हो तो याद रखना कभी भी वो क्वालिटी की तरफ नहीं जाएगा, आपको उस फियर को खत्म करना पड़ता है टू मेंटेन द क्वालिटी, क्या करना पड़ता है, टू मेंटेन द क्वालिटी आपको उस फियर को खत्म करना पड़ता है। ब्रेक डाउन बैरियर बिटवीन स्टाफ एरियाज, के जो स्टाफ एरिया के बीच में बैरियर्स हैं उनको रिमूव किया जाए। एलिमिनेट स्लोगन्स, एक्सहॉर्टेशन एंड टारगेट्स फॉर वर्कफोर्स, ये जो वर्कफोर्स के स्लोगन्स या एक्सहॉर्टेशन है उनको रिमूव किया जाए। एलिमिनेट न्यूमेरिकल कोटास फॉर अ वर्कफोर्स एंड न्यूमेरिकल गोल्स फॉर द मैनेजमेंट, के न्यूमेरिकल कोटास और न्यूमेरिकल गोल्स दोनों को रिमूव करना चाहिए, दोनों की एग्जिस्टेंस नहीं होनी चाहिए या उनको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए या उनकी एग्जिस्टेंस में नजर नहीं आना चाहिए। रिमूव बैरियर दैट रॉब पीपल ऑफ प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप, यानी रिमूव बैरियर एंड दैट रॉब पीपल ऑफ प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप, उनका भी एनुअल रेटिंग सिस्टम के थ्रू आप इसे रिमूव कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट अ विगरस प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन सेल्फ इंप्रूवमेंट फॉर एवरीवन, यानी कि एजुकेशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट के प्रोग्राम सबके लिए होने चाहिए ताकि वो सब में इंप्रूवमेंट्स ला सकें, सब में इंप्रूवमेंट्स आ सके। पुट एवरीबॉडी इन कंपनी टू वर्क टू अकम्प्लिश ट्रांसफॉर्मेशन, हर एक को काम पे लगाओ ताकि वो इजीली वर्क ट्रांसफॉर्मेशंस नजर आए, क्या नजर आए हमारे पास, वर्क ट्रांसफॉर्मेशंस नजर आ रही हो कि किस तरह से हमारे पास वर्क ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी या होनी चाहिए। सो दैट मींस पुट एवरीबॉडी इन कंपनी टू वर्क टू अकम्प्लिश द ट्रांसफॉर्मेशन, कि वहां पे हम अकम्प्लिश कर सकें क्या चीज, ट्रांसफॉर्मेशंस को अकम्प्लिश कर सकें या अकम्प्लिश करके ट्रांसफॉर्मेशंस को हम आगे ले जा सके। तो पुट एवरीबॉडी इन कंपनी टू वर्क टू अकम्प्लिश द ट्रांसफॉर्मेशन, कि हम लोग कहें जी वर्क करें टू अकम्प्लिश द ट्रांसफॉर्मेशंस, के ट्रांसफॉर्मेशंस को वो अकम्प्लिश कर सकें जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशंस होनी बाकी हैं। तो दीज आर नोन टू बी एज अ Deming's 14 पॉइंट्स, क्या है हमारे पास, Deming's के 14 पॉइंट्स हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं और जो हमारे सामने नजर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास दीज आर द 14 पॉइंट्स ऑफ द Deming's जो हमें गाइड कर रहे हैं कि हमारे पास कितनी एग्जिस्टेंस में नजर आ रही है। नेक्स्ट थिंग इज द TQM, क्या चीज आ गई हमारे पास, TQM आ गई कि व्हाट इज मेंट बाय TQM, no manufacturer that I know of possesses enough knowledge and manpower to work effectively with more than one vendor at for any time item, यानी क्या हुआ, no manufacturer, अब यहाँ पे क्या है, that is of
वर्ड्स ऑफ अ डेमिंग्स, किसके वर्ड्स हैं ये? एडवर्ड डेमिंग्स के हैं। उसने कहा नो मैन्युफैक्चरर दैट आई, कि जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनको मैं जानता हूं, हैव एनफ नॉलेज एंड पावर टू वर्क इफेक्टिवली, एनफ नॉलेज एंड पावर टू वर्क इफेक्टिवली विद मोर देन वन वेंडर, यानी कि वो वर्क इफेक्टिवली कर सकें एंड मोर देन वन वेंडर फॉर एनी आइटम, यानी हर एक के लिए जब भी आप अगर एक से ज्यादा अगर आप उसमें वेंडर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे आप? वेंडर्स पुट ऑन करेंगे या वेंडर्स हमारे सामने नजर आएंगे, तो याद रखिएगा उन वेंडर्स के साथ इश्यू ये आता है कि वहां पे फिर आप कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है। तो वो इसीलिए कह रहा है कि अगर एक से ज्यादा वेंडर होंगे, क्या होंगे हमारे पास? एक से ज्यादा वेंडर्स होंगे, तो वहां पे हमारे पास इफेक्टिवली वर्क करने के चांसेस रिड्यूस कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? वहां पे हमारे लिए इफेक्टिव वर्क करने के चांसेस रिड्यूस कर जाएंगे, कम हो जाएंगे चांसेस जिस पे हम लोगों ने वर्क करना है या वर्क होना चाहिए, यानी जिन पे हमारे पास वर्किंग एग्जिस्ट कर रही है या वर्किंग एग्जिस्ट करनी चाहिए। सो दैट मीन्स that should be reduced or that must be reduced. The limitations of inspection, क्या आ गया हमारे पास? Limitations of inspection: boredom, fatigue, unclear instructions, noise, laziness. These are the limitations when we talk about something of inspection. किसकी बात करेंगे हम? inspection की बात करेंगे तो याद रखिएगा these are the boredom, fatigue, unclear instructions and noise. sometimes ये होता है कि boredom, कि यार कौन करे इसे, कौन इंस्पेक्ट करे, ठीक होगा। नेक्स्ट क्या है? fatigue, जाहिर बात है आपको हर आइटम को चेक करना है। किसको चेक करना है? हमने हर आइटम को आइडेंटिफाई करना है, हमने हर आइटम को चेक करना है, तो जाहिर बात है उसमें फटीग इन्वॉल्व होगी। अनक्लियर इंस्ट्रक्शन की किस टाइप की चेकिंग यू आर गोइंग टू रिक्वायर और यू आर गोइंग टू डू, किस तरह का चेक करना चाहिए, किस तरह की चेकिंग इज बीइंग रिक्वायर्ड, किस टाइप का चेक होना चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड टू बी अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस। नॉइस, कई दफा ये भी होता है कि आप नॉइस की वजह से नहीं मूव कर रहे होते, कहते हैं इंस्पेक्शन पॉसिबल नहीं है। एंड लेजीनेस भी, ऑब्वियसली बोर्डम एंड लेजीनेस इज अगेन almost the linked things, जिसमें हम कहेंगे ये these are the limitations when we talk about inspection। किसकी बात करेंगे हम जब inspection की बात करेंगे? तो these are the limitations to inspection। 7 क्वालिटी टूल्स कौन कौन से? प्रोसेस फ्लो डायग्राम को सबसे पहले देखें क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। चेकलिस्ट डेवलप की हुई होंगी, उन चेकलिस्ट को देखें क्या क्या चीजें हुई हुई हैं। चेक शीट्स होती हैं, पेरिटो चार्ट्स होते हैं, हिस्टोग्राम आते हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम आते हैं, एंड रन चार्ट्स आते हैं। क्या चीज आती है हमारे पास? रन चार्ट्स आ रही। तो प्रोसेस फ्लो डायग्राम आ रही है, चेकलिस्ट आ रही है, क्या आ रही है हमारे पास? चेकलिस्ट आ रही है, चेक शीट्स आ रही हैं, पेरिटो चार्ट्स आ रहे हैं, हिस्टोग्राम आ रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम आ रही है, एंड रन चार्ट। पहले बात करते हैं प्रोसेस फ्लो डायग्राम। ये फर्स्ट प्रोसेस कहाँ आया, फिर सेकंड कहाँ आया, फिर थर्ड कहाँ आया, फिर फोर्थ कहाँ आया, देन अगेन चेकलिस्ट के हाँ जी कौन कौन सी चीजें हो चुकी हैं, कौन कौन सी चीजें रहती हैं। कवर शीट, चेक शीट का मतलब ये कौन कौन सी चीजें हम चेक कर चुके हैं एंड दे आर फाइनल एंड गुड, दैट इज नोन टू बी एज योर चेक शीट। पेरिटो चार्ट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जिसके अंदर अगेन डायग्रामिंग होती है, हिस्टोग्राम्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम हो रही होती है, किसकी इफेक्ट किस पे आ रहा है, किसी कॉज की वजह से, एंड देन देयर एग्जिस्ट आर रन चार्ट्स। क्या चीज आ रही होती है हमारे पास? रन चार्ट से ये पता लगता है कि हमारी एक्टिविटीज किस तरह से और किस स्पेस पे कवर अप कंप्लीट हो रही है, यानी किस स्पेस पे काम हो रहा है और कितनी क्वालिटी उसमें एग्जिस्ट कर रही है। हाउ डू आई नो व्हेन टू एडजस्ट? स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। हाउ डू आई नो व्हेन टू एडजस्ट? हमें कैसे पता लगेगा कि हमने एडजस्ट करना है, क्या पता लगेगा हमें कैसे एडजस्ट करना है? तो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के ही पार्ट है द टूल फॉर मेकिंग इकोनॉमिकल डिसीजन ऑन व्हेन टू मेक एडजस्टमेंट, द टूल विद सम स्टैटिस्टिकल फाउंडेशन। ये टूल है, टूल के थ्रू हमें पता लगता है कब एडजस्ट करना है, लेकिन इसकी फाउंडेशन किसमें? ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी जो स्टैटिस्टिक्स है वही हमें गाइड करेगी कि हमारे पास किस लेवल पे हमें एडजस्ट या किस जगह पे हमने एडजस्ट करना चाहिए, किन जगह पे एडजस्ट करना है, किस लेवल पे हमें एडजस्ट करना चाहिए, यानी हमारी एडजस्टमेंट किस लेवल पे होनी चाहिए या उससे होके आगे चलना चाहिए। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी। हमने हर चीज को देख लिया, उसमें आइडेंटिफाई कर दिया। एक चीज मैंने आपको शुरू स्टार्ट में बताया था, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन टू बी एज अ मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी, दैट अगेन इंप्रूव्स योर क्वालिटी, दैट इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी। जब हम बात करते हैं तो मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी ब्रिंग्स द क्वालिटी, कि दैट ब्रिंग्स द क्वालिटी, तो इसका मतलब है कि ये लोग क्वालिटी लेकर आ रहे हैं। तो दैट मींस वी आर गोइंग टू सी कि मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, हमने उसी के हिसाब से इन्हें फर्दर आगे लेकर चलना है कि मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी में क्या क्या चीजें और फर्दर एग्जिस्ट करती हैं या एग्जिस्ट होती हैं। So that we are going to see with the maintenance and reliability. Starting with the maintenance and reliability, देखते हैं क्या चीजें हैं इसमें। Strategic importance of maintenance and reliability. Failure has a reaching effect on firms. क्या है?
फेलियर हैज फार रीचिंग इफेक्ट ऑन फर्म्स, कि जो भी फेलियर होता है याद रखना उसकी हमेशा इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं फर्म्स में। फर्म्स के ऑपरेशंस भी स्पेसिफिकली ज्यादा होते हैं, रेपुटेशन, प्रॉफिटेबिलिटी, डिससेटिस्फाइड कस्टमर कर देता है, आइडल एम्प्लॉइज होते हैं, प्रॉफिट बिकमिंग लॉसेज एंड रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही होती है, साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम रिडक्शन की तरफ जा रही होती है या रिड्यूस्ड फॉर्म में आगे नजर आ रही होती है। तो फेलियर हैज फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन फर्म्स ऑपरेशन, यानी ऑपरेशंस पे उसके बहुत ज्यादा इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस, रेपुटेशंस पे बहुत बड़ा इफेक्ट आता है फेलियर का। प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियसली रिड्यूस कर जाती है, डिससेटिस्फाइड कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं बिकॉज आपने उनकी फेलियर्स की वजह से वो कस्टमर्स डिससेटिस्फाई हो रहे होते हैं। आइडल एम्प्लॉइज, क्या चीज आ रही है अगली, आइडल एम्प्लॉइज, जब जारी बात है काम नहीं आ रहा तो एम्प्लॉइज भी क्या होंगे, आइडल बैठे होंगे, क्या बैठे होंगे, आइडल बैठे होंगे। प्रॉफिट बिकम्स लॉसेज, लॉसेज में जनरेट हो रहे होंगे, एंड रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड इक्विपमेंट, कि आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस हो जाती है इन टर्म्स ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, कि प्लांट एंड इक्विपमेंट के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस हो जाती है, यानी इन्वेस्टमेंट भी आपकी विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो जाती है या रिडक्शन की तरफ चली जाती है। देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी, क्या चीज आ रही, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी इज टू मेंटेन capability of systems while controlling cost, यानी क्या हुआ, the objective maintenance is to maintain the capability of system while controlling cost, कि maintenance reliability का पर्पस ये होता है कि हमने मेंटेन करनी capability of a system while controlling cost, कि capability of system को improve करें while controlling cost, कि जब हम cost को control करेंगे। The maintenance is all activities involved in keeping a system equipment in working order। maintenance की अगर मैं definition करूं तो कहेंगे जी all activities जो आपके system या equipment को working condition में रखे उसे हम कहते हैं that are known to be as a maintenance, क्या कहते हैं उसे हम, that are known to be as a maintenance, because वो हर चीज को अपने लाइन पे ला रहे। तो मेंटेनेंस इज ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन कीपिंग सिस्टम्स इक्विपमेंट इन वर्किंग ऑर्डर, कि कीपिंग सिस्टम्स या इक्विपमेंट्स इन स्पेसिफिकली स्मूथ वर्किंग ऑर्डर, किस में रखें हम, वर्किंग ऑर्डर में रखें। रिलायबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी that a machine will function properly for a specified time, यानी reliability is the probability, reliability क्या चीज है हमारे पास, एक तरह से क्या है, probability है that machine will function properly for a specified time, यानी probability that the machine will function properly for a specified time, यानी specified time में उसकी reliability को लेकर हम चल रहे होते हैं। तो that is known to be as a maintenance and reliability, क्या कहते हैं उसे हम, maintenance and reliability। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी इज टू मेंटेन द कैपेबिलिटी ऑफ सिस्टम व्हाइल कंट्रोलिंग कॉस्ट, कि हम क्या करें, मेंटेन करें कैपेबिलिटी ऑफ सिस्टम व्हाइल कंट्रोलिंग कॉस्ट, ये कॉस्ट को भी साथ साथ कंट्रोल करते जाएं और कंट्रोल करके आगे लाते जाएं। तो मेंटेनेंस इज ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन कीपिंग सिस्टम्स इक्विपमेंट्स इन वर्किंग ऑर्डर, कि कीप करें सिस्टम या वर्किंग इक्विपमेंट्स को इन वर्किंग ऑर्डर पे। और रिलायबिलिटी द प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन विल फंक्शन प्रॉपरली फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम, के स्पेसिफिक प्रॉपरली एग्जिस्ट करें फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम, के स्पेसिफाइड टाइम में हमारे पास ये चीजें आए। इंपॉर्टेंट टैक्टिसेस भी आ रहे हैं। रिलायबिलिटी, improve individual components providing redundancy, reliability क्या है, improved individual components, reliability बढ़ गई है, इसका मतलब है आपने अगर improvements किए, and providing redundancy, क्या चीज आ गई हमारे पास, providing redundancy, के हमारे पास किस तरह से redundancy को हमने काउंट करना और काउंट करके आगे लेकर जाना है। Maintenance, implementing और improving preventive maintenance, implementing और improvement प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, किस चीज को इंप्रूव करें, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इंक्रीजिंग रिपेयर कैपेबिलिटी और स्पीड, इंक्रीजिंग रिपेयर कैपेबिलिटी और स्पीड, के रिपेयर कैपेबिलिटी को इंक्रीज करें या स्पीड हम लोग इसमें बढ़ा दें। तो दैट मींस रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस आर ऑल ऑन देयर ओन वे, यानी कि क्या कहेंगे, रिलायबिलिटी क्या है, इंप्रूविंग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एंड प्रोवाइडिंग रिडंडेंसी, इंप्रूविंग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एंड प्रोवाइडिंग रिडंडेंसी। एंड मेंटेनेंस क्या है हमारे पास, इंप्लीमेंटिंग और इंप्रूविंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, क्या हुआ, इम्प्लीमेंटिंग और इम्प्रूविंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, के इंप्लीमेंट करें या इंप्रूव करें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को। इंक्रीजिंग रिपेयर कैपेबिलिटी और स्पीड, इंक्रीजिंग रिपेयर कैपेबिलिटी और स्पीड, के हम लोग रिपेयर कैपेबिलिटी इंक्रीज कर दें या स्पीड इसमें हम बढ़ा दें। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मेंटेनेंस इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजी। मेंटेनेंस स्ट्रेटजी में क्या चीज आती है, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी प्रोसीजर एंड रिजल्ट्स, यानी दीज बोथ ब्रिंग्स आउट दिस रिजल्ट, यानी ये इनका रिजल्ट्स नजर आते हैं या ये रिजल्ट्स इसके पास नजर आ रहे होते हैं। अब क्या हो रहा है, इन
फॉर्मेशन शेयरिंग, स्किल्स ट्रेनिंग, रिवॉर्ड सिस्टम, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। यानी ये सारी चीजें आ रही हैं हमारे पास। कौन कौन सी आ रही हैं? इंफॉर्मेशन शेयरिंग, स्किल ट्रेनिंग, रिवॉर्ड सिस्टम एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, दैट आर नोन टू बी एज अ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। क्लीन एंड लुब्रिकेट, मॉनिटर एंड एडजस्ट, मेक माइनर रिपेयर एंड कीप कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड। क्या आ गया? कीप कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स। की कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स हमारे पास कौन कौन से हैं और कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो क्लीन एंड लुब्रिकेट यानी मेंटेनेंस, लुब्रिकेट करें एंड क्लीन करें। मॉनिटर एंड एडजस्ट, कि उसे हम लोग साथ साथ देखें और साथ साथ उसे एडजस्ट भी करते जाएं। मेक माइनर रिपेयर, अगर कोई माइनर रिपेयर्स रिक्वायर्ड हैं तो वो भी हम साथ साथ इसमें करते जा रहे हैं। एंड कीप कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स, क्या चीज आगे? कीप कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स, की कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स भी होते हैं, जिसका रिजल्ट क्या आता है? रिड्यूस इन्वेंट्री, improved quality, improved capacity, reputation for quality, continuous improvement and reduced variability। यानी ये चीजें हमारे पास bring up होती हैं when we talk about these two involvement and that are known to be as a maintenance strategy। क्या चीज आ गई है हमारे पास? maintenance strategies आ गई, और maintenance strategies हमें यही कह रही हैं कि that is in this form कि employee involvement, maintenance and reliability procedure and then results। क्या अगली चीज क्या आ रही है हमारे पास? results आ रही है, यानी results इसमें फॉर्म हो रहे हैं। तो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट आ गई, मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी प्रोसीजर आ गई, एंड द लास्ट वन इज द रिजल्ट्स। कि हमारे पास रिजल्ट्स कौन कौन से और कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। रिलायबिलिटी, अब इंप्रूविंग इंडिविजुअल कंपोनेंट, क्या करना है रिलायबिलिटी में? इंप्रूविंग इंडिविजुअल कंपोनेंट, RS, R into R1, R3 up to RN, R1 reliability of component 1, 2 and so on। यानी जब आपने सबको सम करना है तो आप उसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, यानी प्रोडक्ट ले रहे होंगे। क्या ले रहे होंगे? अब इसका प्रोडक्ट ले रहे होंगे, बिकॉज प्रोडक्ट इज गाइडर टूवर्ड्स योर रिलायबिलिटी के, वो आपकी गाइड करेगा रिलायबिलिटी को। किसको गाइड करेगा? वो रिलायबिलिटी को गाइड करेगा, एंड देन दे मूव फर्दर, कि वो हमारे सामने उसी के साथ लेकर आगे चलेगा। ओवरऑल सिस्टम रिलायबिलिटी कैसे होती है? अब देखें यहाँ पे क्या, N1 स्ट्रेट लाइन थी, 10 इतने आ गए, 50, 100, 200, 300, 400। अब यहाँ क्या रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम क्या आ रही है हमारे पास? रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम, और यहाँ क्या एवरेज रिलायबिलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट। क्या चीज आ रही है हमारे पास? एवरेज रिलायबिलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट, के एक कंपोनेंट की रिलायबिलिटी कितनी है और कैसे वर्कआउट करती है। यानी ये एक इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी कैसे वर्क करेगी और किन बेसिस पे वर्क करके वो आगे चलेगी, यानी हाउ दे आर गोइंग टू वर्क एंड हाउ दे आर गोइंग टू बी आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पे क्या आ गया? N400, तो यहाँ पे नीचे एवरेज रिलायबिलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट। तो उसमें यहाँ पे क्या है? देयर एग्जिस्ट लीनियर, बट देयर इज नॉन लीनियर। ये भी नॉन लीनियर है, ये भी नॉन लीनियर है, ये भी नॉन लीनियर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो दैट इज नोन टू बी एज अ ओवरऑल सिस्टम रिलायबिलिटी। क्या कहते हैं हम? ओवरऑल सिस्टम रिलायबिलिटी, के ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी कितनी है और वो कैसे एग्जिस्ट कर रही है। दैट हाउ दैट रिलायबिलिटी एग्जिस्ट, कि वो रिलायबिलिटी कैसे और किस तरह से एग्जिस्ट कर जाएगी, या ओवरऑल सिस्टम में कितनी रिलायबिलिटीज नजर आ रही हैं या कितनी रिलायबिलिटीज होनी चाहिए। सो दैट मीन्स कि वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी को हमने कैसे और किन बेसिस पे चेक किया है। अब देखिए रिलायबिलिटी एग्जांपल, वो कहता है R1 कितनी आ रही है? 0.90, 0.80 एंड 0.99। RS कैसे निकालोगे? 90.8, 99, तो हमने कहा जी 71.3 इज द सम टोटल सम रिलायबिलिटी, यानी कि रिलायबल कितना है? 71.3%। कितना है? 71.3% इज द रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, जो रिलायबिलिटी हमें बता रहे हैं या जो हमारे पास रिलायबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे हर सूरत में रिलायबिलिटीज चेंज हो रही हैं, रिलायबिलिटी की एग्जिस्टेंस वेरी कर रही हैं या डिफरेंट हैं। प्रोडक्ट फेलियर रेट, अगली चीज क्या आ रही है हमारे पास? प्रोडक्ट फेलियर रेट, बेसिक यूनिट मेजर। फेलियर रेट कैसे निकालें? नंबर ऑफ फेलियर, नंबर ऑफ यूनिट्स टेस्टेड, दैट इज 100% इनटू 100%। तो यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ फेलियर्स, नंबर ऑफ यूनिट आवर्स ऑफ ऑपरेटिंग टाइम, दैट इज अगेन नोन टू बी एज अ फेलियर रेट इन टर्म्स ऑफ आवर्स एंड फेलियर रेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स कैसे निकलेगा? 1/4m, यानी कि एक फेलियर से दूसरे फेलियर के बीच में कितना टाइम लगेगा या कितना टाइम एग्जिस्ट करता है। तो उसी को हम देखेंगे, दैट इज 1/, फेलियर रेट। क्या कहेंगे उसे हम? 1/, फेलियर रेट, यानी फेलियर रेट हमें गाइड करेगा कि हमने किस तरफ और कैसे लेकर इसे आगे चलना है, एंड हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म एंड हाउ वी आर गोइंग टू सी इट। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बन रहा है? नंबर ऑफ फेलियर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स टेस्टेड। फेलियर क्या थी और नंबर ऑफ यूनिट्स टेस्टेड कितने थे? तो नंबर ऑफ फेलियर, नंबर ऑफ हाउस यूनिट आवर्स ऑफ ऑपरेटिंग टाइम, यानी क्या? नंबर ऑफ यूनिट आवर्स ऑफ ऑपरेटिंग टाइम। यूनिट आवर ऑफ ऑपरेटिंग टाइम कितना है और कैसे एग्जिस्ट करता है। टू
air conditioning unit designed for the use in NASA space shuttle operated on 1000 hours. One failed after 200 hours and one after 600 hours. तो failure rate क्या है जी? That is again 2 है, that is divided by 20 into 100, यानी 2 divided by 20 into 100 के हमारे पास 100 कितने आ रहे हैं, यानी 20 एयर कंडीशनर थे, 2 उसमें से खराब हुए तो हमने कहा जी 10% आ रहा है। और जब n के हिसाब से किया तो 20,000 minus 1200, तो that is again 0.00106, that is a 0.0000106 फेलियर पर यूनिट आवर, यानी कितना फेलियर हुआ है पर यूनिट आवर के हिसाब से, किसमें हुआ है? पर यूनिट आवर के हिसाब से। तो MTBF that is 1.0, that is 9434 आवर्स जो है वो हमारे पास क्या है? दैट इज कंप्लीट ओवरऑल मैयर, या जैसे हम कहते हैं कि 20 hours for the preparation, यानी you can say these are the again part के हमारे पास कितने hours of work exist कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमारे पास, कितने hours of work exist कर रहे हैं। फेलियर रेट एग्जांपल अगेन वही वाली एग्जांपल थी, क्या थी हमारे पास? FRN 24 6 days, हमने कहा जी 1.153 पर ट्रिप, एंड दैट इज अ 0.153 फेलियर्स पर ट्रिप, के वो हमारे पास फेलियर्स आ रहे हैं पर ट्रिप। तो 20 एयर कंडीशनर यूनिट डिजाइन फॉर द यूज ऑफ नासा स्पेस शटल ऑपरेटेड फॉर 1000 आवर्स, एंड अगेन वही वाली प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें क्या हुआ हमारे पास 153 फेलियर्स पर ट्रिप आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 153 फेलियर्स पर ट्रिप, के एक ट्रिप में कितने फेलियर्स होते हैं, और हमने कहा जी 153 फेलियर्स आ रहे हैं पर ट्रिप। प्रोवाइडिंग रिडंडेंसी, किसकी बात कर रहे हैं हम? दैट इज प्रोवाइडिंग ऑफ रिडंडेंसी, के रिडंडेंसी को हमने कैसे और किन बेसिस पे जज करके आगे लेकर जाना है, हाउ वी आर गोइंग टू सी देम, हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई देम। प्रोवाइड्स बैकअप कंपोनेंट टू इंक्रीज लायबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट वर्किंग, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट वर्किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कंपोनेंट वर्किंग, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नीडिंग सेकंड कंपोनेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नीडिंग सेकंड कंपोनेंट कितनी है। तो फर्स्ट वर्किंग यहाँ निकाल लिया, सेकंड कंपोनेंट यहाँ आ गया, and that is the one that is again 0.96, यानी हमारे पास क्या चीज आ गई? that is of 0.96, यानी 1 minus 0.8, क्या कर रहे हैं हम? 1 minus 0.8 को आगे लेकर चल रहे हैं, and that is the case when we talk about providing the redundancy। किसकी बात करें हम? redundancy providing की बात करें। A redundant process is installed to support the earlier example RS equal to 0.173, R1 दिया है 0.9.8, 0.9.8.99, reliability has increased from 71.3 to 0.94, तो यानी हमारे पास क्या आगे 0.94 आ रहा है हमारे पास, so that means कि हमारे पास यहाँ पे चेंजेस आई हैं, and that is again ये वाला 0.94 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0.94, क्या हो जाएगा ये हमारे पास? 0.94 हो जाएगा, यानी 94 के हिसाब से हम इसकी वैल्यूएशंस को आगे लेकर चलेंगे या आगे लेकर फर्दर आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द मेंटेनेंस, क्या चीज आ रही है हमारे पास? नेक्स्ट थिंग दैट इज नोन टू बी एज अ मेंटेनेंस। टू टाइप ऑफ मेंटेनेंस, preventive maintenance, routine inspection and service to keep the facility good, and breakdown maintenance, emergency or priority repairs and failed equipments, यानी हमारे पास क्या रूटीन इंस्पेक्शन है, एंड द नेक्स्ट वन इज द प्रायोरिटी रिपेयर्स है। क्या है हमारे पास? प्रायोरिटी रिपेयर्स है। तो यानी इसका मतलब है कि देयर आर टू टाइप्स, प्रिवेंशन एंड मेंटेनेंस, दैट इज अगेन रूटीन इंस्पेक्शन, एंड सर्विंग टू कीप फैसिलिटीज इन गुड रिपेयर, के फैसिलिटीज इन गुड रिपेयर्स को मेंटेन किया जाए। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, इमरजेंसी और प्रायोरिटी रिपेयर्स ऑन इक्विपमेंट, यानी कि क्या हुआ? ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, इमरजेंसी और प्रायोरिटी रिपेयर्स ऑन फेल्ड इक्विपमेंट, इमरजेंसी और प्रायोरिटी रिपेयर्स ऑन फेल्ड इक्विपमेंट एग्जिस्ट, यानी कि उसमें हमारे पास फेल्ड इक्विपमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट इज द इम्प्लीमेंटिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, क्या चीज आ गई? इम्प्लीमेंटिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, नीड टू नो व्हेन अ सिस्टम रिक्वायर्स सर्विस और लाइकली टू फेल, यानी कि क्या हुआ? नीड टू नो व्हेन इक्विपमेंट सर्विस विल एक्सपायर और लाइकली टू फेल, यानी जब वो लाइकली टू फेल भी हो और एक्सपायर भी हो रही हो। हाई इनिशियल फेलियर रेट्स आर नोन एज अ इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी फेलियर रेट ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी में। वंस प्रोडक्ट सेटल्स इन MBTF जनरली फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि दैट इज अगेन फॉर द नॉर्मल distribution. Good reporting and record keeping can aid the decision on when preventive maintenance should be performed. When preventive maintenance should be performed, कि हमने किया है। Good reporting and record keeping. Good reporting and record keeping can aid the decision on when preventive maintenance should be performed. यानी कि उसके पास तो एड होगी ना डिसीजन की, that when the preventive maintenance should be performed, कि कब हमने preventive maintenance को perform करना है।
कंप्यूटराइज मेंटेनेंस सिस्टम, अब अगेन यहाँ पे देखिए इक्विपमेंट फाइल्स आ गए, मेंटेनेंस वर्क फाइल, रिपेयर शेड्यूल, इन्वेंट्री ऑफ स्पेयर पार्ट्स, पर्सनल डाटा विद स्किल्स, तो यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें आई हैं। एंड देन मूव टुवर्ड्स द इन्वेंट्री परचेजिंग रिपोर्ट, इक्विपमेंट परचेज पार्ट लिस्ट, इक्विपमेंट हिस्ट्री रिपोर्ट एंड वर्क ऑर्डर, कि हमने किन वर्क में या किस ऑर्डर में वर्क करना चाहिए या किस ऑर्डर में वर्क होना चाहिए। The traditional view attempted to balance preventive, यानी ट्रेडिशनल व्यू क्या है, appears to balance the preventive and breakdown maintenance cost, यानी कि ट्रेडिशनल व्यू attempted to balance preventive and breakdown maintenance cost, यानी कि क्या है, एक तरह से हमारे पास breakdown maintenance cost. Typically this approach failed to consider the total cost of breakdowns. क्या हुआ यहाँ पे, typically this approach failed to consider, यानी कि this approach failed to consider the true टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन, यानी कि सारे के सारे ब्रेकडाउन को वो देख नहीं सके। इन्वेंट्री, अब यहाँ देखिए इन्वेंट्री, एम्प्लॉय मोरल एंड शेड्यूल अनरिलायबिलिटी, तो दीज आर द टिपिकली द अप्रोचेस दैट फेल्ड टू कंसिडर, यानी कि ये हमारे पास अप्रोचेस हैं जिसको हमने आगे लेकर चलना है। द नेक्स्ट थिंग इज द मेंटेनेंस कॉस्ट। अब क्या है जी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, अगेन यहाँ पे हमने इसकी जब कर्व बनाई तो लोएस्ट पॉइंट कहलाएगा, दैट इज ऑप्टिमल पॉइंट फॉर कॉस्ट मेंटेनेंस। क्या इसके लिए आएगा, ये ऑप्टिमल पॉइंट्स आ रहे हैं फॉर स्पेसिफिक कॉस्ट मेंटेनेंस, किसके लिए आ रहे हैं, कॉस्ट मेंटेनेंस के लिए आ रहे हैं, और मेंटेनेंस कमिटमेंट के लिए आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं, मेंटेनेंस कमिटमेंट के लिए आ रहे हैं। अब ये हमारे पास आ रहा है फुल कॉस्ट व्यू, क्या आ रहा है हमारे पास, फुल कॉस्ट व्यू। फुल कॉस्ट व्यू क्या है, प्रिवेंटिव क्या है हमारे पास, दैट इज अगेन दिस वन। अब यहां पे अगर आप सोचती हैं तो हाँ वाकई में ये जिराफ है, लेकिन अगर आप इसको ही देख के सोचती हैं तो दैट मींस डेफिनेटली यहाँ पे जिराफ ही नजर आएगा। तो दैट इज नोन टू बी द फ्लो ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कमिटमेंट, के मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है और मेंटेनेंस कमिटमेंट क्या चीज है, एग्जिस्ट कर रही है। मेंटेनेंस कॉस्ट एग्जांपल, अब यहाँ देखिए, शुड द फर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑन देयर प्रिंटर, यानी कि उससे क्या फर्म को कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए फॉर मेंटेनेंस ऑफ देयर पार्टनर्स, के मेंटेनेंस ऑन देयर पार्टनर्स, क्या नाम है उसे, मेंटेनेंस पे आ जाते हैं, दैट इज मेंटेनेंस कॉस्ट। अब नंबर ऑफ ब्रेकडाउन क्या है, 0 1 2 3, नंबर ऑफ मंथ्स दैट ब्रेकडाउन अकर्ड, नंबर ऑफ मंथ्स दैट ब्रेकडाउन अकर्ड, यानी कि हमें नंबर ऑफ मंथ्स आ रहे हैं दैट ब्रेकडाउन्स अकर्ड, तो अकर कितने आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, दैट इज 2 8 6 14, तो दैट इज अगेन द केसेस व्हेन नंबर ऑफ मंथ्स आर बीइंग देयर, यानी नंबर ऑफ ब्रेकडाउन इतने और नंबर ऑफ मंथ्स हमारे पास इतने एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, दैट ब्रेक्स अकर्ड, यानी कि जब ब्रेक होने के बाद दैट इज आवर फाइनल वर्डिक्ट। तो एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है, दैट इज अगेन 300, दैट इज अगेन $300, यानी एवरेज कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन, के ब्रेकडाउन की एवरेज कॉस्ट कैसे और किन बेसिस पे मेजर हो रही है। कंप्यूट द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, कंप्यूट द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, के कंप्यूट करेंगे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन। नंबर ऑफ ब्रेकडाउन 0 1, फ्रीक्वेंसीज हमने निकाल ली है, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन 2 and 3 आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी दैट इज 0.3 0.2, दैट इज 0.3 and 0.2। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, समेशन नंबर ऑफ ब्रेकडाउन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, के नंबर ऑफ ब्रेकडाउन भी आ रहे हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी आ रही है। तो सी के हमने कहा जी दैट इज द 1.6 ब्रेकडाउन पर मंथ, कितना आ रहा है हमारे पास, 1.6 ब्रेकडाउन पर मंथ, कि हमारे पास 1.6 इज आवर ब्रेकडाउन पर मंथ जो वर्क करता है। कंप्यूट द एक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन कॉस्ट पर मंथ विद नो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, एक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन कॉस्ट क्या है, 1.6 300, दैट इज योर प्रिवेंटिव मेजरमेंट और एक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन कॉस्ट, की ब्रेकडाउन कॉस्ट हमने कैसे मेजर करनी है। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन, कॉस्ट ऑफ सर्विस। 1 ब्रेकडाउन पर मंथ 300, 15 ब्रेकडाउन पर मंथ 450 पर मंथ, यानी कि आ गया 150 पर मंथ, दैट इज इक्वल टू 450 पर मंथ। इंक्रीजिंग रिपेयर कैपेबिलिटीज, नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आ रही दैट इज नोन टू बी एज अ इंक्रीजिंग रिपेयर कैपेबिलिटी। वेल ट्रेन्ड पर्सनल, एडिक्वेट रिसोर्सेज, एबिलिटी टू एस्टैब्लिश प्रिपेयर प्लान एंड प्रायोरिटीज, अथॉरिटीज टू डू मटेरियल प्लानिंग, आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ ब्रेकडाउन एंड डिजाइन वेज टू एक्सटेंड MTBF, क्या क्या डिजाइन वेज टू एक्सटेंड MTBF, यानी क्या आ जाएगा, एक्सटेंड करेंगे MTBF को। How maintenance is performed, operations, maintenance department, manufacturing and department service. Preventive maintenance costs less and is faster than most of the faster than more we move to the left, यानी कि जिस तरह मूव करेंगे लेफ्ट में वो उतनी ज्यादा चलेगा। Competence is higher as we innovate the right. अब यहाँ पे क्या हमारे पास इनोवेशन का राइट है, किसका राइट है, इनोवेशन का राइट है जिसको हमने यूज करना है।
टोटल क्वालिटी मेंटेनेंस भी आ रही है, दैट इज डिजाइनिंग मशीन दैट आर रिलायबिलिटी, easy to operate and easy to maintain. Emphasize total cost of ownership when purchasing machines, so that services and maintenance are included in the cost. Developing the preventive measures of plant planes, training workers to operate the maintenance their own machine. अब क्या यहाँ पे जी, establishing simulations, computer analysis of complex situation, यानी सिमुलेशन के लिए चाहिए होता है. मॉडल मेंटेनेंस प्रोग्राम बिफोर दे आर इम्प्लीमेंटेड, यानी कि मॉडल मेंटेनेंस प्रोग्राम भी बिफोर दे आर इम्प्लीमेंटेड. फिजिकल मॉडल्स कैन आल्सो बी यूज. कंप्यूटर हेल्प्स यूजर आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड सिलेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन. क्या करें हम, सिलेक्ट करें कोर्स ऑफ एक्शन जो हमारे पास यहाँ नजर आ रहा है. So that's the end of the lecture number 13. We have completed our total quality of management chapter, and that is the last chapter of our course. Inshallah, in the next lecture we start with the revision of some chapter. उसमें छोटी-छोटी चीजें जो revise करेंगे. In 31 and 32 lectures, last 2 lectures are related to revision of the course. So that's the end of the lecture number 30. Allah Hafiz.